हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ भाई। शुरू कर रहे हैं। ये वाले जो नोट्स हैं ये ऐप पे डाल दिए हैं, फ्री कंटेंट में मिल जाएंगे आपको। और बाकी जो बैचेज हैं उन सब में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। और जो अपनी आरजीसी की फ्री नोट्स वाला लिंक है ना, गूगल ड्राइव वाला, उस पर भी अपलोडेड है ये। चलिए शुरू करें। यस, शुरू करते हैं, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अपन ने जब सुश्रुत संहिता की बात करते हैं तो सुश्रुत संहिता के दो भाग हैं, सुश्रुत पूर्वार्ध और एक है सुश्रुत उत्तर तंत्र। सुश्रुत उत्तर तंत्र जो है, इसमें आयुर्वेद, जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें से 4 अंगों का वर्णन है। सबसे पहले शालाक्य संबंधित वर्णन मिलता है यहाँ, और यही आपके बीएमएस फाइनल ईयर में शालाक्य जो सब्जेक्ट है फर्स्ट वाला उसको कवर करता है। शालाक्य में जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वो नेत्र रोग से होती है। और उत्तर तंत्र का जो पहला अध्याय है उसका नाम है औपद्रविक अध्याय। ये 2-3 बार एग्जाम पूछा हुआ है कि औपद्रविक अध्याय जो है उसका क्या रेफरेंस। तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय। नेत्र रोग अपन बुक से पढ़ेंगे सारा चैप्टर चैप्टर, लेकिन जो नोट्स मैंने आपको अपलोड करे हैं उसमें इसको ज्यादा सिस्टमेटिक और ज्यादा तरीके से लिख रखा है। तो नोट से पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में बुक की भी रीडिंग कर लेंगे, जिससे आपको ये एश्योर हो जाएगा कि हाँ कुछ भी छूटा नहीं है। नेत्र रोगों की संख्या की बात करें, सुश्रुत योग रत्नाकर 76, भाप्रकाश माधव 78, वाकबट शारंगधर 94, और चरक ने अष्टोदरीय में 4 बताए हैं, लेकिन आगे जाके चिकित्सा स्थान में 96 बता देता है। ठीक। अब चूंकि शालाक्य तंत्र का जो फादर अगर अपन कहें, शालाक्य तंत्र अधिपति, वो विदेराज निम्मी है। और ऐसा सुश्रुत खुद ने भी लिखा है। लेकिन विदेराज निम्मी जो है उस तंत्र से संबंधित इतना वर्णन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सुश्रुत संहिता में शाला के संबंधित वर्णन है उसको ही अपन फर्स्ट आंसर मान के और एग्जाम में प्रश्न जो है उनके आंसर करेंगे। तो चूंकि अपने पास में सबसे ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन शाला के संबंधी सुश्रुत संहिता में मिलता है, तो आयुर्वेद में शाला के तंत्र का अधिपति तो विदेराज निम्मी है, लेकिन अपन जिसको प्रेफर करेंगे, जिसके बेसिस पर अपन आंसर करेंगे, वो सब सुश्रुत है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 76 नेत्र रोग है उसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखें, दोषानुसार जो क्लासिफिकेशन है वो क्या बोलता है। 76 में से 10 वातिक है, 10 पैतिक है, 13 कफज है, 16 रक्तज है, और 25 सन्निपातज है, जिनको सुश्रुत ने सर्वज भी कहा है। और सर्वज ठीक भी है। सर्व मतलब तीनों दोष, जय मतलब जन्म, जैसे वातज पित्तज कफज सर्वज। तो वातज पित्तज 10-10, कफज 13, रक्तज 16, और जो सर्वज है वो 25। इसके अलावा 2 रोग हैं जिन्हें बाह्य रोग कहते हैं, इनकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। बाह्य नेत्र रोग 2 है। इन टोटल अगर काउंट करें 10 + 10 + 13 + 16 + 25 + 2, तो वो 76 होता है। एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं यूजी के हिसाब से फाइनल ईयर वालों के, उसमें ये रहता है कि 5 नंबर में या 2 नंबर के एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट डिजिट पूछ लेंगे। 5 नंबर या 10 नंबर ऐसे बोल देते हैं कि वातिक नेत्र रोगों का नाम लिखते हुए फिर किसी एक वातिक रोग का बोल देंगे कि इसकी चिकित्सा सहित वर्णन कीजिए। 10 नंबर में भी ऐसा पूछा जा सकता है अगर उस
रोग की डिटेल बहुत है अवेलेबल, तो उसके बारे में कि हाँ 300 शब्दों में ये आंसर किया जा सकता है। अधिष्ठान के अनुसार चलते हैं। संधिगत 9, अब वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12 ऐसे लिखे हुए हैं। फिर सर्वगत 17 है जिन्हें सर्वाश्रय रोग का है। अब ध्यान देने वाली बात देखो, सॉरी, सन्निपातज या सर्वज पूछे तो आंसर 25, लेकिन सर्वगत या सर्वाश्रय, तो आश्रय मतलब अधिष्ठान के अनुसार, तो अधिष्ठान अनुसार सर्वगत का मतलब है पूरे ही नेत्र में जो रोग पाए जाते हैं वो 17 है, बाह्य वापिस 2 है। ठीक, अब संधि क्या है, वर्तम क्या है, शुक्ल क्या है, कृष्ण क्या है, वो भी अपन नेत्र जो है उसकी रचना पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। साध्यता असाध्यता के अनुसार कुल 76 में से 52 साध्य है, 7 याप्य है और 17 असाध्य। इनकी टोटलिंग भी कितनी आएगी, 76। चिकित्सा के जो अनुसार वर्णन है वो अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए, अब जो अपना दोष अनुसार वर्गीकरण है उस पे अपन आते हैं और उसकी डिटेल पढ़ते हैं। यहां जो ये टेबल दी हुई है ये आपको दो चीजें एक साथ याद करवाएगी। क्या, एक तो दोषानुसार वर्गीकरण और एक साध्यता असाध्यता अनुसार वर्गीकरण। तो अभी अपन ने पढ़ा कि वातज नेत्र रोग कुल कितने हैं, 10। अब उनके टुकड़े कर दिए, साध्य बराबर 5, याप्य बराबर 1, असाध्य बराबर 4, वातज के रेफरेंस। इसी तरह पैतिक भी टोटल 10 थे, तो साध्य बराबर 6, याप्य बराबर 2 और असाध्य बराबर 2। इसी तरह कफज का है 11 साध्य, 1 याप्य, 1 असाध्य, टोटल 13। और इसी तरह रक्तज में 11 साध्य, 1 याप्य और 4 असाध्य होने से कुल 16 रक्तज नेत्र रोग होते। इनकी भी डिटेल करेंगे, बात करेंगे। पहले नेत्र शारीर या नेत्र रचना शारीर जो है उसकी बात कर लेंगे। इसी तरह सन्निपातज है, सन्निपातज के अंदर अभी के लिए आप जो अधिष्ठान अनुसार वर्गीकरण है वो नहीं पढ़े, क्योंकि ये आपको 1 या 2 क्लास पढ़ने के बाद में समझ में आएगा कि ये कितना सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अपन ने संधिगत वर्तमगत इनकी बात नहीं करी। कुल जो 25 है उसमें से 19 साध्य है, 2 याप्य है और 4 असाध्य है, इस तरह से। और आगंतुक जो 2 है जिन्हें बाह्य कहा जाता है वो भी असाध्य मात्र। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो मोटी मोटी जो गणित निकल के आती है वो है कि वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और बाह्य 2, ये कुल रोग होते हैं। ठीक, फिर अपन इनकी 3 कैटेगरीज बना दी। तो पहले डिजिट याद करनी, 3 कैटेगरीज क्या बना दी कि भाई साध्य असाध्य याप्य का क्या हिसाब है इनका। साध्य, याप्य और असाध्य, सिर्फ नंबर्स। तो जैसे अभी इसकी अपन ने बात की कि ये 19 साध्य है और 2 याप्य है और 4 असाध्य सन्निपात। वैसे ही अपन ने वातज की बात की। अब धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ोगे बार बार तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार इतनी सारी जो चीज है इसको इतना लेंथ याद करने को जाइए कि वातज 10 का फॉर्मूला क्या हो गया। तो वात बराबर 514। अभी अंडरस्टूड है कि ये साध्य है या पे असाध्य। पित्त बराबर 622, कफ बराबर, ये तो बहुत फैंसी सा नंबर है, 1 और 1 11 है, 11 बराबर 1 + 1 ऐसे याद करो, लेकिन है टोटल 13। नेक्स्ट रक्तज, ये भी 11 + 1 प्लस जो एक्स्ट्रा है वो सब असाध्य में। और जो सन्निपातज है उनके लिए अपने लिख लिया 19 2 24। ये इनकी बहुत शॉर्ट एमसीक्यू करने के लिए, पीजी के लिए, नेक्स्ट के लिए वैसे नंबर बन जाते। अब इन सारी डिटेल को अपन पढ़ें उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि अपन ये समझें कि नेत्र शारीर क्या है। तो सारा कुछ छोड़ के अपन सीधा नेत्र पर आ जाते हैं। और जब नेत्र पे आते हैं तो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। नेत्र में 5 मंडल, 6 संधि और 6 पटल होते हैं।
और नेत्र गोलक में 4 ही पटल होते हैं। अब संधि क्या है, मंडल क्या है, पटल क्या है, उनकी बात करते हैं। देखो ये आई की स्ट्रक्चर है। आयुर्वेद में जो आई है उसके बाहर की तरफ टोटल अपन क्या पढ़ेंगे, 5 मंडल, 6 संधि और 6 पटल। पटल तो आगे जाके समझ में आएंगे। 2 पटल तो वर्तम वाले हो गए और 4 आईबॉल के अंदर होते हैं, तो 2+4 कहना ज्यादा ठीक है इनको। संधियां जहां भी जंक्शन है, जैसे दोनों आईलीड का जंक्शन है, तो एक तो इधर है मीडियली, एक लेटरली, इसको अपन इनर कैंथस कहते हैं, इसको आउटर कैंथस कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखो तो व्हाइट जो स्क्लेरा वाला पार्ट है उसका, और जो कॉफी कलर में आपको दिख रहा है कॉर्निया, उसका जंक्शन है। फिर आप देखो कॉर्निया के अंदर आयरिस है, तो कॉर्निया और आयरिस का जंक्शन है। ये सब संधियां हैं। मंडल की अगर बात करें तो मंडल को ऐसा समझो कि 5 राउंड है। सबसे बाहर वाला राउंड, फिर उसके अंदर एक और राउंड है, फिर एक और राउंड है, ऐसे करके 5 मंडल। वो राउंड क्या है वो भी अपन बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें मॉडर्न के हिसाब से, तो आप यहां पर एक ओपन ह्यूमन आई देख रहे होंगे, जिसमें ये वाला पोर्शन जो नाक के पास वाला है उसको बोलते हैं इनर कैंथस, और आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कनिनक संधि। और जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आउटर कैंथस, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अपांग। ठीक, ये जो पोर्शन मस्कुलर सा दिख रहा है जहां पे आईलैसेस की रूट्स है, उसे आईलिड्स कहते हैं। और ये लोअर वाली है। हिंदी में या आयुर्वेद में या संस्कृत में इसे वर्तम कहा जाता है। वर्त, आईलिड को क्या कहते हैं, वर्त। जो लेसेज आपको दिख रही है इन्हें पक्षम बोला जाता है। जहां पर आईलैसेस और आईलिड जुड़ रही है, फिर उसके उसके जस्ट अंदर की तरफ जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, उसको आयुर्वेद में श्वेत मंडल कहते हैं। जो स्क्लेरा के अंदर की तरफ कोर्निया वाला पार्ट है जो कॉफी कलर में है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, कृष्ण मंडल, कोर्निया। इसके अंदर तरफ आपको ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, और ये आयरिस है जिसे दृष्टि कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी एनाटॉमी है नेत्र की। बाहर की तरफ आईलेसेस, आईलेसेस की रूट आईलिड्स, आईलिड्स के अंदर की तरफ व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर की तरफ ब्लैक वाला पार्ट जो कॉर्नियल पार्ट है वो कृष्णमंडल, और उसके अंदर की तरफ जो डॉट है वो, मतलब प्यूपिल, सॉरी, जो प्यूपिल या दृष्टि या आइरिस कहते हो। ठीक, अब सुनो, दृष्टि को तारा भी कहते हैं। ठीक, अब ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है आई का, और आपने फर्स्ट वगैरह में पढ़ा हो। अब आयुर्वेद में किन 5 चीजों को, मतलब किस चीज को मंडल कहा, किस चीज को पटल कहा, किस चीज को संधि कहा, वो पढ़ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इस नोट्स में आओगे आगे। और मैं कृष्ण मंडल दृष्टि को छोड़ रहा हूं, अभी जो नेत्र के मंडल है उनकी बात करते हैं। और ये 5 मंडल है। पहला पक्ष मंडल, मंडल मतलब घेरा, तो ये आई लेसेस का जो राउंड सर्किल बनता है बाहर से पूरा, वो पक्ष मंडल। उसके बाद आई लीड्स वाला, अगर अपन इसको एक हाइपोथेटिकल राउंड में कंसिडर करें, फिर श्वेत मंडल स्क्लेरा वाला पार्ट, फिर कृष्ण मंडल, तो सबसे लास्ट में प्यूपिल। इस तरह से पक्ष मंडल, वर्तम मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल, ये 5 नेत्र के मंडल। नेक्स्ट, हाँ बता। तो तुझे वेट करना पड़ेगा यार वहां घंटा भर, है ना, आधा पौन घंटा वेट कर ले, मैं करता हूं। चलिए, ये जो श्लोक है इससे भी अपन कंफर्म कर लेते हैं।
पक्ष्म वर्तम श्वेत कृष्ण दृष्टि मंडलानी। और मैंने आप बोला नहीं एक दूसरे के अंदर की तरफ है, तो उनके लिए श्लोक का टुकड़ा आता है। अनुपूर्वम तूते मध्यश्चत्वारो अंत्या, बाहर वाला जो है उसके अंदर की तरफ क्रमशः चार। एग्जाम में पूछ लेते हैं ये क्या है। अनुपूर्व का मतलब एक के बाद दूसरा, पर्टिकुलरली जो एक मंडल है उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांच। तो अगर आपसे पूछे किस संदर्भ में आया, तो ये नेत्र मंडल के संदर्भ में। 5 प्रकार के नेत्र मंडल है। जैसे जैसे अंदर जाओगे, पहले आई लेसेस, फिर आईलिड, फिर श्वेत, फिर कृष्ण, फिर दृष्टि। क्लियर? चलिए संधि क्या है? 6 संधि है। सबसे पहले पक्षम वर्तम संधि, मतलब जो आई लेसेस और आई लीड जहां पर जुड़ती है वो। तो ये आईलिड की मार्जिन वाला एरिया हो गया, तो पहली संधि ये है। दूसरी वर्तम शुक्ल, मतलब बिटवीन आईलिड एंड स्क्लेरा जो जंक्शन है, वो दूसरी संधि है। तीसरा, अच्छा इसको फोनिक्स कहते हैं, जहां पर आईलिड स्क्लेरा से जुड़ती है वो एरिया, वो या वो जॉइंट फोनिक्स कहलाते हैं। तीसरा शुक्ल और कृष्ण, मतलब जहां पर स्क्लेरा, जहां पर ये देखो स्क्लेरा जुड़ रहा है किससे, ये जो पोर्शन है, ये जो संधि, इन दोनों का जो जॉइंट है वाइट और स्क्लेरा और कोर्निया वाले पार्ट, उसके लिए इन्होंने क्या बोला है? लिम्बस, मतलब शुक्ल कृष्ण संधि। और अंतिम आई बॉल के अंदर कौन सा, जहां कोर्निया और प्यूपिल की मार्जिन है, मतलब ये वाला। ये क्या कहलाएगा? प्यूपिलरी मार्जिन, कृष्ण दृष्टिगत संधि। अब ये 4 संधि तो तुम्हें दिख रहा है आई बॉल के अंदर है। कनिनक और अपांग, अब यहां पे ऐसा भी कह सकते हो कि पक्षम वर्तम वर्तम शुक्ल वाली नहीं है। इनर कैंथस और आउटर कैंथस जो है, इन दो को मान ले तो ये टोटल 6 संधियां हो जाती है। सॉरी, वो पटल की बात है। संधि जो 6 है उनकी बात हो गई, मतलब 2 तो हो गई आपकी बाहर की, आई लेसेस की और आई लीड की, और फिर क्रमशः अंदर की तरफ, और फिर एक ये आउटर कैंथस और इनर कैंथस, टोटल 6 संधियां हो गई। श्लोक क्या कहता है? पक्षम वर्तमगत 1, वर्तम शुक्लगत 2, शुक्ल कृष्णगत 3, कृष्ण दृष्टिगत 4, और कनिनक और अपांग 6। तो ये 6 संधियां हो गई, 6 जॉइंट हो गए। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आगे की क्या पिक्चर है? आगे है पटल, जिनके लिए अपन बात करें। देखो, द्वे वर्तम पटले, आईलीड को 2 पटल मान लिया, तो ये तो आई बॉल के बाहर की तरफ है, लेकिन आई बॉल के अंदर कितने? 4। और विद्यात चत्वारी तु अन्यानी च अक्षिणी, तो 4 वर्तम पटल, 2 वर्तम पटल बाहर, 4 नेत्र के अंदर, कुल नेत्र के पटल 6। जायन्ते तिमिर येषु व्याधि परम दारुण, जैसे उसका पूछा जाता है अन्योन्य वाले का, वो मंडल है वैसे इसका पूछा जाता है ये किसके संदर्भ में कहा है? नेत्र के, नेत्र संधि, नेत्र पटल, या फिर नेत्र मंडल। तो ये किसके संदर्भ में कहा है? पटल, और स्पेसिफिकली 4 के लिए बोला है। तिमिर बोलते हैं कैटरेक्ट को, तो आईलिड में तो कैटरेक्ट हो नहीं सकता। अगर आपसे पूछा जाए किस संदर्भ में कहा है, तो पटल ही नेत्र पटल, लेकिन पूछ ले कितने पटलों के लिए कहा, तो फिर 4 के लिए। अब इन 6 पटलों की बात करती है क्या? एक्चुअल में आईबॉल का टिश्यू है, अगर आप उसका सेक्शन काटोगे तो इस हिसाब से दिखेंगे। पहला है तेजो जलाश्रितम, तेजो जलाश्रितम बाह्य, तो लिखा है। उसके बाद पिशित आश्रितम, पिशित मांस का पर्याय है। दूसरा मांस आश्रित, मेद तृतीय पटलम, तीसरा मेद आश्रित, और चौथा अस्थि आश्रित। चौथा अस्थि आश्रित।
+2 कौन से हो गए? 2 वर्त्म पटल। टोटल कितने हो गए? 6 पटल। अब ध्यान से सुनो, ये एक लाइन है, पंचमांश समम दृष्टि तेषाम बाहुल्यता। कह रहा है प्यूपिल दृष्टि की कुल मोटाई का 1/5 ये पटल होते हैं। अब बात आ गई है मोटाई की, तो अपने को पिछले पेज पे जाना पड़ेगा जहां कुछ लिखा हुआ है, और ये रहा वो लिखा हुआ, कृष्ण मंडल नेत्र आयाम का तृतीय भाग। मतलब ये अगर पूरी आईबॉल है तो इसका जो टोटल भाग है ना, नेत्र आयाम कहेंगे इसको, इसका 1/3 ऑफ नेत्र आयाम क्या है? कृष्ण मंडल, मतलब कॉर्नियल रीजन। इसको देखो नेत्र को, ये कह रहा है कि अभी नेत्र गोल आपको सिर्फ एंटीरियरली दिख रहा है, लेकिन उसकी टोटल जो गोलाई है या उसका टोटल जो भाग है उसमें 1/3 33.33% क्या है? कृष्ण मंडल। ठीक, कृष्ण मंडल के 7वें भाग के बराबर कौन है? दृष्टि। कृष्ण मंडल अपॉन 7 इक्वल टू दृष्टि। और कृष्ण मंडल खुद क्या है? नेत्र आयाम अपॉन 3 इक्वल टू कृष्ण मंडल। और कृष्ण मंडल अपन 7 बराबर क्या है? दृष्टि। अब एक जगह चरक संहिता सूत्र स्थान में 9वां भाग लिखा हुआ है, और बीच वाला ऐसा खेल करता रहता बच्चों के साथ। उसने एक बार बच्चों को ऑप्शन नहीं दिया 7 का, पहला आंसर 7 ही है, उसने ऑप्शन दिया 6, 9, 12, 14। प्रश्न था कि कृष्ण मंडल का एग्जैक्टली ऐसे था कितवां भाग दृष्टि के बाहुल्य के बराबर है? तो चूंकि वहां पर था तो यहां जैसे लिख दिया 6वां, 9वां, 12वां, 14वां ऐसे, तो फिर मजबूरी में आंसर करना पड़ेगा, तो अपन 9वां भाग या 1/9 मानेंगे। ठीक है, लेकिन पहला आंसर क्या करना है? 1/7। अब पूरी पिक्चर समझो जो अपन पढ़ रहे थे, वहां की पिक्चर ये है कि ये आई बॉल है, ये इसके अंदर कृष्ण मंडल है, और ये इसके अंदर दृष्टि है। कृष्ण मंडल इक्वल टू टोटल नेत्र आयाम बाई 3। एक दूसरा दृष्टि, दृष्टि इक्वल टू कृष्ण मंडल अपॉन 7 और कृष्ण मंडल अपॉन 9। मजबूरी में करना है, 1/9 तो, वरना तो 1/7 यहां से। अब ये क्या कह रहा है, या नई पिक्चर जो अपन श्लोक में पढ़ रहे हैं, कि ये जो 6 पटल है इनमें 4 की बात है, तो अपन फिर भी लिखेंगे नेत्र पटल की मोटाई या बाहुल्य दृष्टि बाई 5। ये बात समझ में आ रही भाई? हाँ, अपांग क्या चल रहा है?
अपांग आउटर कैंथस, हाँ ठीक है, और करिनक इनर। पटल समझ नहीं आ रहा है? पटल समझ में आएगा, सुनो पहले ध्यान से जो बता रहा हूं मैं। जैसे, अरे डटो तो सही। अब देखो पटल वाला जो कंसेप्ट है ना, जिसको तुम कह रहे हो कि पल्ले नहीं पड़ रहा, इससे पल्ले पड़ेगा। ये जो यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ है ना, ये इस कैसे, मैं दूसरी पिक्चर डालता हूं, देखो। ये विजिबल है ना सबको, ये जो फोटो है। अब ये सेक्शन है नेत्र का, ठीक है। अब इधर वाला हटा दिया ताकि तुम्हें ठीक से दिखे अंदर क्या है। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि जो वर्त में ना आईलेसेस बार का पार्ट, इनको पटल मान लिया। ऊपर वाला जो वर्त में है वो एक पटल मान लिया, और दूसरा वाला है वो एक पटल मान। बेसिकली जो पूरा आईबॉल है उसके इसने चार पार्ट कर दिए। ये प्रथम पटल, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। और इसके बाहर दो पटल, एक ये और एक ये आईलिड की मान ली। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। नोट्स में अपोजिट लिखा हो सकता है, सही कर लेना। प्रिंटिंग में गड़बड़ हो सकती है कोई, टाइपिंग में। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही कि जो आईबॉल है ना, उसको काट लिया, उत्तरोत्तर जैसे जाएंगे धातु बढ़ रही है। जैसे पहला तेजो जलाश्रितम, दूसरा मास आश्रितम, ऐसे। तो जो नेत्र के पटल है वो बेसिकली है कुछ नहीं है, अनुप्रस्थ काट है। सबसे लास्ट में जो आईबॉल है वो बोनी कैविटी में होती है, ऑर्बिट एरिया में। तो सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होगा, जहां चतुर्थ पटल है, उसके अंदर तो बोन भी होगी ना, इसलिए उसको अस्थि आश्रित बोल दिया। बोलो भाई। जैसे पहला पटल तेजो जलाश्रितम, तो ये तो अश्रु वाला एरिया, अश्रु की जो ग्रंथियां हैं वो, और ये सब इसमें आ गए। दूसरा मांस वाला, तो जो मस्कुलर सेक्शन है अंदर का वो। और तीसरा मेद वाला, जो फैट वाला टिश्यू आ जाएगा आगे वो। और चौथा सबसे लास्ट में बोन वाला। तो चार पटल हो गए आई बॉल के अंदर। पहला तेजो जलाश्रितम, दूसरा मांस आश्रितम, तीसरा मेद आश्रितम, चौथा अस्थि आश्रितम। और बाहर की तरफ दो पटल मान लिए, अपर और लोअर आईलिड। ठीक है। अरे बात समझे, पटल मतलब आप ऐसे मानो ना कि सेक्शन कर दिया उसका। जैसे आईबॉल का सेक्शन कर दिया यार, ये पूरी आईबॉल है आपकी। ये पीछे रेटाइना वाला पार्ट है और ये आगे वाला कॉर्निया और लेंस वाला पार्ट। तो अब अगर इसको हाइपोथेटिकली तो है ये, अब ये हो गया प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये तेजो जल आश्रित बोल दिया। तेजो जल आश्रित का मतलब है कि जहां पर अश्रु ग्रंथियां और आपका आलोचक पित्त है। दूसरा वाला मांसगत, जो मांसल पार्ट है, उसको मांस वाला पटल मान लिया। नंबर ये इनके 1 2 3 4 बोल के फिर इनमें क्या क्या मेजोरिटी में वो चीज बता रहा है। तीसरा जो एरिया है वो मेदोगत मान लिया, तीसरा पटल। चौथा अस्थिगत मान लिया। बाकी नाम तो प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल है। और फिर ये जो आईबॉल है ये कवर है लोअर और अपर आईलिड्स। तो उनको इसने क्या बोल दिया, हाँ उस उनको, हाँ वर्टिकल सेक्शन हो गया ना, तो उनको इसने क्या बोल दिया, बाह्य दो पटल मान के और टोटल 6 पटल कर दिए। बात पल्ले पड़ गई। ये सेक्शन मतलब जैसे मैं यहां से बोलूं तुम्हें कि जैसे ये तेजो जलाश्रितम, ये नंबर 1 हो गया। ये हो गया दूसरा माज आश्रितम। ये तीसरा मेद आश्रितम। और ये चौथा टिल बोन वाले एरिया तक ये पटल हो गए।
और फिर पांचवा और छठा ये मान लो बाह्य, मतलब जो अपर और लोअर आईलिड है। बात पल्ले पड़ रही है? ओके, चलो अब एक्चुअल जो सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र जहां से शुरू होता है वहां से बात करते हैं। लिखा है शला का यत कर्म क्रियते तत् शालक। शला का प्रधान कर्म शाला, जिस में शलाका से कार्य किया जाता है उसे शालक के कहते हैं। दूसरी निरुक्ति शला का प्रधान कर्म शालक। परिभाषा सुश्रुत सूत्र 1 में अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा है। शालक के नाम ऊर्व जत्रुगता नाम स्वर्ण नयन वदन घ्राण आदि संशिता नाम व्याधि नाम उपशमना। विदे राज निम्मी को शालक के तंत्र का अधिपति कहा जाता है, किंतु वर्तमान में शालक का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। शालक के तंत्र को विधेय तंत्र या निम्मी तंत्र भी कहते हैं। निम्मी के अतिरिक्त कराल, भद्रक, शौनक, चक्षुष्य, भोज, सत्यायकी, कांकायन आदि ने भी शालक के तंत्र से संबंधित वर्णन दिया है अपने ग्रंथों में। इसलिए अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि शालक के तंत्र से संबंधित किन्हीं 4 आचार्यों के नाम लिखो, तो 2 तो सुश्रुत और निम्मी है, बाकी ये कराल, भद्रक, शौनक ये सब। भोज के लिए तो ये भी पूछा हुआ एक बार कि भोज किससे संबंधित है, हालांकि भोज ने सर्जरी का भी वर्णन दिया, लेकिन शालक का आंसर क्या था। चलिए, जो अपन ने रचना शारीर पढ़ा था, मतलब जो शारीर स्थान पढ़ा था सुश्रुत का, उसके अंदर नेत्र संबंधित जो बातें थी या जो चरक में जो बातें थी वहां लिखी है। नेत्र में कुल सिराएं थी 8। अब मैं दोषानुसार की बात नहीं करूंगा। संधियां 2, ठीक, सुश्रुत शारीर है। नयन में कुल संधि 4, तो नेत्र गोलक की, 2 वर्तुल की। नेत्र में पेशी, अपन ने जब पेशियां पढ़ी होगी वहां होगी 2, धमनी 2, अश्रुवाई, मर्म 1, अपांग। चरक विमान 8 में दोनों नेत्र के बीच 4 अंगुल का स्थान है, ऐसा लिखोगे। तो प्रीवियस डेटा है, जब शारीर स्थान पढ़ोगे तो, लेकिन यहाँ नेत्र पढ़ने के हिसाब से लिख दिया कि एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि नेत्र में सिराएं कितनी, पेशी कितनी, संधि कितनी, धमनी कितनी, ठीक, दोनों नेत्र के बीच में कितना स्पेस है, ऐसा। अब नेत्र गोलक या नयन बुदबुद, बुदबुद मतलब बुलबुला, तो आंख के अंदर जो आईबॉल है वो बुलबुला है। बाहुल्य 2 अंगुल, स्व अंगुष्ठ उदर प्रमाण, ऐसे लिखा, खुद के अंगूठे के प्रमाण से उसका जो बाहुल्य मतलब जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, 2 अंगुल। आयाम और विस्तार मतलब लंबाई कितनी है, 2.5 अंगुल। अब एग्जाम में चाहे वो टीजी का हो, नेक्स्ट का हो, एपीजीटी का हो, एमओ का हो, चाहे फाइनल का हो, क्या पूछते हैं, नेत्र गोलक का बाहुल्य, तो ऑप्शन आएंगे 2, 2.5, 3, 4 ऐसे। तो बाहुल्य में बहु शब्द आ रहा है ना, तो बाहुल्य से बाई याद रखना है, 2, जैसे 3 को ट्राई बोलते हैं, तो बाहुल्य 2, और आयाम और विस्तार पूछे तो 2.5 अंगुल, ठीक। श्लोक देखो, विद्याद द्वय अंगुल बाहुल्य स्व अंगुष्ठ उदर सम्मितम। आगे क्या लिखता है, द्वय अंगुल सर्वते से अर्धकम भिषक नयन बुदबुदम, और 2.5 अंगुल जो है से अर्ध मतलब आधा, वो इसका आयाम और विस्तार है। अब आकृति, नेत्र गोलक जो है ना उसको सुश्रुत ने गो स्नाकार बोला है, मतलब टिपिकली सर्किल हो ऐसा नहीं है, इस तरह का है, अंडे की शेप। तो सुवृतम है तो वृत्ताकार, लेकिन गो स्तनाकार, और एक ही टुकड़ा। सर्वभूत गुणोद्भव, सर्वभूत मतलब पंच महाभूत, तो पंच महाभूत के गुणों से उत्पन्न है। आगे नेत्र गोलक की पंच भौतिकता दी हुई। पृथ्वी जो महाभूत है वो इसके मासल भाग को बनाता है। अग्नि नेत्र गोलक का रक्तज भाग बनाता है। वात से कृष्ण मंडल बनता है, जल से शुक्ल मंडल बनता है, और जो अश्रु ग्रंथियां खोखला पार्ट है वो आकाश से बनती है। श्लोक देखो, पलम भुवो अग्नि तो रक्तम। पल मतलब मांस, भू मतलब पृथ्वी, तो मांसल भाग भूमि से, अग्नि तो रक्तम, और जिसका रक्त भाग है वो अग्नि महाभूत से। वातात कृष्णम सितम जलात, वात की प्रधानता से कृष्ण मंडल और जल की प्रधानता से सित श्वेत मंडल। आकाशाद अश्रु मार्गम जायन्ते नेत्र, और आकाश महाभूत की प्रधानता से युक्त
अश्रुमाभूत। अब ये जो टुकड़ा है ना, सर्वभूत गुणोद्भव, ये पूछा जाता है किसके लिए, नेत्र गोलक या नयन बुद्बुद के लिए। आगे कंटिन्यूस में जब श्लोक पढ़ेंगे, ये पहला ही चैप्टर है जहां से उत्तर तंत्र शुरू हो रहा है, वहीं की बात चल रही है। और कृष्ण मंडल के संदर्भ में कहता है नेत्र आयाम त्रिभागम तु कृष्ण मंडल उच्यते। नेत्र आयाम अपॉन 3 इज इक्वल टू कृष्ण। कृष्णात सप्तम दृष्टि, दृष्टि बराबर कृष्ण अपॉन 7 और कृष्ण अपॉन 9, 9वां भाग या 7। पहला आंसर 7वां भाग ही करना है। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं तो फिर मंडल 5, मंडल 5 संधि 6 पटल 6, पटल 2 + 4 इजी याद रहेंगे। संधियां तो जो जॉइंट है वो, और सर्कुलर मानना हाइपोथेटिकली, ये 5 मंडल। ठीक, इनके अपन डिटेल पढ़ चुके हैं, कौन है क्या है कैसे। अब आ जाओ नेत्र गोलक के बंधन, मतलब आई बॉल को कौन होल्ड करके रखता है। तो 4 संरचनाएं दी है, सिरा, कंडरा, कालकास्थी और मेद। ये है कालकास्थी, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कालक अस्थि, कालकास्थी शब्द है। तो नेत्र गोलक के बंधन कितने होते हैं? पहली बात तो 4 होते हैं, सिरा, कंडरा, कालकास्थी और मेद। ये जो आई बॉल के लिगामेंट और जो मसल्स है वहां पर उनका नाम है। ठीक, सिराणाम कंडराणाम च मेदसम कालकस्य च गुणा कलात परम श्लेष्मा बंधने अक्षणों सिरायत। तो सिरा, कंडरा, मेद और कालकास्थी से युक्त होता है या बंधा होता है, होल्ड होता है कौन? नेत्र गोलक। नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति, सिरा अनुसारी होते हैं दोष, ये याद रखना, एग्जाम प्रश्न आता है, यूजी के बच्चों को तो याद करनी चाहिए, क्योंकि ये श्लोक तो शालाक्य में लिखना ही है कहीं ना कहीं। सिरा अनुसारी भीर दोषेर विगुणेर ऊर्ध्वम आगते जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुण। लाइन बहुत सिंपल है कि सिराओं के द्वारा दोष ऊर्ध्व भाग में आ जाते हैं और वहां जाके और बहुत ज्यादा कष्ट देने वाले नेत्र रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये सामान्य संप्राप्ति, नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण। आई फ्लू होता है ना, तब क्या लक्षण होते हैं? वही नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण। क्या लिखा है? तत्र आविलम, आंख गंदी गंदी से दिखने लगती, सर्रब्बम रेड, ईचिंग, उपदेवते मल से भरी हुई, गुरु ओश तोद, कफ पित्त वात, राग पित्त, जुस्तम। आगे लिखा है च व्यक्त लक्षण है। आपने चरक संहिता में 2 ऐसे रोग थे जिनके पूर्ण रूप में पढ़ा होगा अव्यक्त। एक तो तस्य था और एक था अव्यक्त लक्षणम तेषाम। बोलो, एक ए है एक बी है, कौन है? यस, ए है तस्, मतलब एक वचन, तो ये शतसीन है। शतसीन के पूर्व रूप अव्यक्त बताए क्योंकि ट्रॉमेटिक था, एक्सीडेंटल था। और दूसरा जो था वो था आपका वात व्याधि, और वात व्याधि के भी पूर्व रूप तेषाम से, मतलब बहुवचन में बोला है तो चरक में बताया। लेकिन यहां तो नेत्र रोगों के संदर्भ में लक्षण बता के फिर ये बोल दिया कि हो सकता है कभी लक्षण आए ही नहीं, अव्यक्त बने रहे। और ये सामान्य लक्षण है तो वात पित्त कफ तीनों के लक्षण आएंगे। जैसे देखो, जो आविलता, सर्रबता, कंडू और उपदेवते मलता, फिर आगे जाके तोद भी लिख दिया, तो ये वात पित्त कफ तीनों के लक्षण है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टुकड़ा, सशूलम वर्तम कोशेशु शुभ पूर्णाभम एवं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कह रहा आईलिड के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ चीज चुभ रही है। एक डिजीज होती है ट्रैकोमा, बैक्टीरियल इंफेक्शन है कंजक्टाइवा का। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आईलिड के अंदर वाला एरिया और जो कनेक्ट, ये जो आपका ये है ना, आईलिड के जस्ट अंदर वाला जो पोर्शन, उसके अंदर अल्सर फॉर्मेशन होते हैं। और पहले हार्ड ग्रेन्यूल्स बनती, फिर वो पस फिल्ड होती, फिर फट जाती।
तो कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन है, और कंजक्टाइवा में अगर अल्सर फॉर्मेशन होगा या हार्ड अल्सर बनेगा पहले, तो कैसा चुभेगा? शूकपूर्ण। लेकिन आज तक जो पहले एग्जाम हुए उसमें क्या करते थे कि जैसे ये प्रश्न देना होता था उनको, तो अगर श्लोक दे दिया तब तो नेत्र रोग का सामान्य लक्षण। लेकिन जो ट्रैकोमा मॉडर्न की डिजीज है उसके हिंदी लक्षणों के हिसाब से पूछते थे कि किस रोग में शूकपूर्णाभ नेत्रता के समान वेदना होती है। ऑप्शन में होते थे कैटरेक्ट, ट्रैकोमा, ऐसे। तो अगर मॉडर्न से पूछा जाए इसका आंसर तो ट्रैकोमा करना है। लेकिन अगर श्लोक की लाइन देके और आयुर्वेद लिख दे कि भाई नेत्र रोगों के पूर्व रूप है, सामान्य लक्षण है, ऐसे, या ट्रैकोमा का कोरिलेशन करते हैं आयुर्वेद में पोथ की रोग से, पोथ की भी लिख दे तो पोथ के आंसर नहीं करना है, ट्रैकोमा लिखेगा तो ही करेंगे। और इसके लिए आप इंग्लिश में जरूर चेक करें अगर यहां से क्वेश्चन आए तो इस लाइन से कि उधर पोथ की लिखा है POTHKI या ट्रैकोमा लिख दिया। अगर उधर ट्रैकोमा लिख दिया तो ट्रैकोमा का सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन पोथ की लिखा है, ये नेत्र रोग जो आपने क्षेत्र माने वो पोथ की नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर श्लोक की लाइन आएगी तो नेत्र रोग का सामान्य लक्षण ही जाएगा, और अगर उसको उधर से पूछना होगा मॉडर्न से तो हिंदी में लाइन लिखिए। तो ये नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण की लाइन है। कौन सी? शैशूलम वर्तम कोशेशु शोकपूर्णा। अब सुश्रुत ने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसकी पूरी दुनिया, आयुर्वेद के सभी आचार्य, आयुर्वेद का हर वैद्य दीवाना है और हर एक पेशेंट को जिससे नफरत। संक्षिप्त क्रिया योगो, combination of all the treatment in summarized way is exclusion of cause या prevent the patient from cause। निदान परिवर्जन चिकित्सा सुश्रुत की देन है, और निदान परिवर्जन चिकित्सा सुश्रुत ने कहा लिखे? सुश्रुत उत्तर 1 में नेत्र रोगों के लिए। मतलब शाला के का पेपर है और किसी की चिकित्सा लिख रही है, श्लोक डालना ही है, लिखना ही। संक्षेप क्रिया योग निदान परिवर्जन, ये नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा। तो संक्षेप क्रिया योग निदान परिवर्जन क्या है? नेत्र रोगों का सामान्य चिकित्सा सूत्र। लेकिन अब तो यूनिवर्सली अप्लाई होता है। हाँ, होता है ना, बुक में पूर्व रूप लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये तभी तो पूर्व रूप वाली बात करी। तो अव्यक्त लक्षण जो है एक्चुअली ये क्या थोड़ा वैसा है, मतलब पूर्व रूप ही है अव्यक्त। सुश्रुत में एक ही जगह जहां पर अव्यक्त लक्षण लिखा है वो नेत्र। अब भली इसको नेत्र का पूर्व रूप कहे, वो सामान्य लक्षण कहे, पूर्व रूप मान लेना वो ज्यादा सही, क्योंकि मुख्य श्लोक है उसमें पूर्व रूप। ठीक, अब आते हैं वर्गीकरण पे। मैंने आपको आज क्लास जहां से शुरू करी थी वहां जो क्लासिफिकेशन बताया था, ये उसका 76 नेत्र रोगों का दोषानुसार वर्गीकरण लिखा है। वातात दशम पित्तात तथा पित्तात कफश्चैवम त्रयोदशम। वात 10, पित्त 10, कफ 13, रक्तात षोडशम, रक्त 16, सर्वजा पंच विशंति, सन्निपात या सर्वज कितने? 25, बाह्य पुनर्दो और बाह 2, कुल कितने हो गए? 76। अब इसी को एलोब्रेट करके अपन ने आगे एक और टेबल बनाई थी कि नेत्र रोग जो है वातज वाले, उसमें 5 साध्य, 1 याप्य, 4 साध्य। वो टेबल यहीं तक थी फर्स्ट पेज की। अब जो सुश्रुत ने वर्गीकरण किया है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो बुक से पढ़ेंगे, पर उस पहले यहां से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी अपन इसको और नहीं जाएंगे कि 5 साध्य कौन से, 1 याप्य कौन सा, 4 साध्य कौन से, ऐसे नहीं जाएंगे। ये तो कल वाली क्लास की बात है। अभी के लिए क्या करेंगे, अपन शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको इसका बेसिक पता नहीं था, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, कैसे। अब अगर आप पढ़ोगे ना कि संधिगत कैसे, वर्तमगत कैसे, शुक्लगत कैसे, तो पिक्चर पल्ले पड़ेगी। और अब शुरू करते हैं फिर से। अभी तक पढ़ाना चालू ही नहीं करा, पढ़ना तो अब चालू करेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये बता रहे थे कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इसके क्लासिफिकेशन में, एक्चुअल में वो है क्या। आपको तो सिर्फ यही पता था, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात।
अब संधिगत मतलब टोटल जो 6 संधियां हैं नेत्र की, वहां होने वाले कुल कितने रोग हैं? 9। और जो वर्तम है आईलिड्स, उन पे होने वाले कुल नेत्र रोग कितने हैं? 21। जो व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा, वहां होने वाले रोग कितने हैं? 11। जो कृष्णगत भाग है कोर्निया वाला, वहां कितने तरह के रोग होते हैं? 4। जो दृष्टिगत प्यूपिल है, उसमें होने वाले कुल रोग कितने? 12। उसमें से 6 याप्य है, 3 साध्य है, 3 असाध्य है। ये एडवांस बात है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जब दृष्टिगत रोग पढ़ेंगे तब जान जाएंगे। सर्वगत या सर्वाश्रय मतलब पूरे ही नेत्र में होने वाले 17, और 2 बाह्य रोग। अधिष्ठान के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। संधि जो 6 बताई थी, उनमें 9 रोग हो रहे हैं। वर्तम जो आईलिड थे, उसमें 21 हो रहे हैं। शुक्लगत जो स्क्लेरा था, उसमें 11 है। कृष्णगत जो कॉर्निया था, उसमें 4 है। और दृष्टि जो प्यूपिल थी, उसमें 12 है। पूरे ही नेत्र में होने वाले 17 है, और 2 आगंतुक बाह्य रोग है। यहां तक ठीक है? बोलो। अब लग रहा होगा ना, हाँ बात समझ में आ रही है। और जब क्लास शुरू हुई होगी तब लग रहा होगा संधि क्या है, वर्तम क्या है, दृष्टि क्या है। स्पेशली उन बच्चों को जो फाइनल में भी आए या उनको जिनकी फाइनल पूरी होने वाली है लेकिन अभी तक भी वो अनभिज्ञ है इनसे। बोलो भाई। संधिगत 9, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत या सर्वाश्रय 17 और बाह्य 2। यहां तक ओके? चल, अब आप एक और चीज भी जानते हैं यहाँ, वो चीज क्या है? साध्य या असाध्य, ये तो जानते होंगे। देखो 52 साध्य है। याप्य के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तिमिर जो होता है ना, तिमिर एक रोग है, कैटरेक्ट कहते हैं जिसको। तिमिर के 6 भेद होते हैं, और सभी तिमिर याप्य है। तो 7 में से 6 तो तिमिर ही है। एक है पक्षमुकोप, एंट्रोपियन बोलते हैं जिसको, जिसमें आई लेसेस जो है ना, वो आईलिड के अंदर की तरफ मुड़ जाती है, या फिर उसकी जो मार्जिन है वो आईलिड के एक्सनल एरिया पे होनी चाहिए, वो अंदर की तरफ से बाहर निकलती है। उसमें रोगी क्या करता है, बस यहां से बेचारा हटाता रहता है, जैसे चुभता है फिर हटाता है, चुभता है फिर हटाता है। तो याप्य हुआ। तो टोटल याप्य कितने? 7। 6 तो जो तिमिर है वो, और 7वां कौन है? पक्षमुकोप। असाध्य 17 है। अब यहां देखो, 2 अलग से बाह्य नहीं दी है, क्योंकि बाह्य दोनों किस में आते हैं? 17 असाध्य के अंदर। ठीक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें सिर्फ याप्य याद हो गए हैं तो अपन आगे पढ़ सकते हैं। अगर याप्य याद नहीं है तो फिर उसके बाद में आगे की बात करने का कोई सेंस ही नहीं। याप्य याद हो गए तुमको? टोटल 7 याप्य 76 में से। अगर देखो, तुम जो आंसर करोगे ना, उससे ये तय करेंगे कि आगे किस तरह से पढ़ाना या कितना लेवल का पढ़ाना है। याप्य टोटल 7 है, जिसमें 6 तिमिर और 1 क्या है? पक्षमुकोप। अगर ये पिक्चर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बात को सुनो ध्यान से। ये जो 52 है, ध्यान देना, ये जो 52 है उनकी डिटेल है जो साध्य। नेत्र रोग, नेत्र रोग कितने? 76। साध्य कितने? 52। याप्य कितने? 7। बच गए वो असाध्य। ये हमारे बच्चों को 100% आता है जी। हमें याद करना है ये क्या, और ये तो पूरे चैप्टर है, छेदन साध्य, भेदन साध्य, भेदन साध्य। और जो साध्य है, इसको मोटे तौर पर अगर अपन डिवाइड करें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि नेत्र के कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें शस्त्र कर्म करना पड़ता है, और अधिकतर शस्त्र कर्म के योग्य। लेकिन इन 52 में से भी 12 ऐसे हैं जो अशस्त्र साध्य है। नेत्र रोग साध्य कितने? 52। साध्य कितने? 52। शस्त्र साध्य कितने?
40 अशस्त्रकृत कितने 12, इनको जोड़ोगे तो 52 ही आएगा 52। और इसके नीचे लिख देते हैं क्या 7 याप्य और 17 असाध्य, तो ये टोटल 76 मीटर। अब आप सोच रहे हैं मैं सर पागल है क्या, बार बार क्यों लिख रहे हैं? याद हो जाएगा कि डिजिट है, जितनी बार आंखों के सामने आएगी उतनी याद होगी। जैसे तुमसे तुम्हारे कोई मोबाइल नंबर पूछता है तो तुम उसको कितना जल्दी जल्दी बोलते हो, जैसे आगे वाले को भी उतना ही याद है जितना तुम्हें है, लेकिन तुम्हें इतना जल्दी याद हुआ नहीं। तुमने रिपीटेडली अपना नंबर किसी को बताए कि तेरे मोबाइल नंबर देना, बोले लिख, तो शुरू शुरू में अब तो तुम्हें याद भी नहीं होगा, इतने लंबे समय से मोबाइल यूज कर रहे हो। जब फर्स्ट टाइम कोई नई सिम लेते हैं तो खुद के नंबर भी याद नहीं रहते, फिर जब लोग मांगते हैं या अपन भेजते हैं, बार बार वो नंबर देखते हैं, उस पर रिचार्ज करवाते, तब वो याद होता है। नंबर्स को जितनी बार देखेंगे उतनी बार अपने याद करने के हिसाब से अच्छा है। कुल नेत्र कितने 76, वातज कितने 10, पित्तज कितने 10, कफज कितने 13, रक्तज कितने 16, सर्वज या सन्निपातज कितने 25। इसके अलावा दो बाह्य दोषा अनुसार नेत्र रोगों का वर्गीकरण कंप्लीट। अधिष्ठान अनुसार संधिगत 9, वर्तमगत 21, देखते जाओ साथ में, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12 और लास्ट के दो बाह्य और 17 सर्वगत या सर्वाश। साध्यता असाध्यता के अनुसार 52 साध्य है जिनकी अभी अपन बात करेंगे। यहाँ पे 7 तुम्हें याद है, 52 प्लस 7 प्लस 17 जोड़ लेना, इनको 76 आएंगे। जो बच गए वो 17 ही बचेंगे, फिर ये तुम्हें याद है, ये अपन याद करेंगे। बच गए वो 17 क्या है असाध्य। अब इस 52 का भी अपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि भाई 40 हस्त साध्य, 12 अशस्त्र साध्य। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं जो याप्य वगैरह है इनको हटा सकता, याप्य असाध्य ये सब हटा दिए मैंने। अभी यहां जो रोग बचे हुए हैं वो ओनली क्या है 52 साध्य, जिसमें से 11 9 5 15 जोड़ो, देख 11 प्लस 9 बराबर 20, 20 और 5 25, 25 और 15 कितने हो गए 40। ये सभी ये सभी ये सभी ये सभी कौन है शस्त्र साध्य नेत्र रोग। छेद्य 11, लेख्य 9, भेद्य 5, वृद्ध 15। छेद्य मतलब काटना है तो कोई इनकी ओवर ग्रोथ होगी। लेख्य मतलब 9, और लेखन होता है वर्तमगत रोगों में, और ये 9 के 9 लेख्य इन 21 वर्तमगत में से ही है। मतलब लेखन नाम का शस्त्र कर्म नेत्र में सिर्फ किन रोगों के लिए होता है, जो आईलीड की। काटना किसको है, टेरेजियम होता है, जैसे ऐसे बोलना हाँ कमास बढ़ गया तो लेंस के ऊपर आ गया तो वो काट देते हैं उसको, अर्म बोलते हैं आयुर्वेद। बात करेंगे भेद्य पंचर करना है। 5 रोग है, पांचों के नाम की ट्रिक अभी से याद कर लो। ट्रिक है काबुल। क्या है काबुल वो बाद में बात करेंगे, ये पीजीटी 2018 का प्रश्न आया था यहां से। वेदन, अब वेदन का मतलब चीरा लगाना, वेदन का मतलब पंचर करना। अब इसमें वेदन का मतलब शिरावेदन भी हो सकता है, दूसरी तरह से वेदन भी हो सकता है। तो ऐसे कितने होते हैं 15। इनमें से 14 सर्वगत और एक संधिगत है। वो भी आगे जब पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। तो जैसे अभी अपन को वो नहीं पता था अधिष्ठान क्या होता है, संधि वर्तम शुक्ल, तो वो नहीं समझ में आ रहे थे। तो अभी मैं ये कह दूं कि लेख्य 9 है वो वर्तमगत, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अर्म क्या है, या जो सर्वगत 17 के अपने नाम ही नहीं पढ़े, तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जो 15 है इसमें से 14 तो सर्वगत है
और 15वां पुयालस है। पुयालस एक संधि गत्र हो गए, वे पढ़ेंगे। हाँ भले कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। बेले बेचे वाले यही है, वेदन लेखन वेदन, है ना, छेदन। ये है 12 शस्त्रकृत, जिनमें शस्त्र कर्म का प्रयोग नहीं करना, मतलब औषधियों का प्रयोग करना। तो ये 12 + 40 = 52 साध्य हो गए। 7 तुम्हारे याप्य हो गए। अभी तक ये टेबल पढ़ रहे हैं, साध्य 52, याप्य 7, बच के वो 17 असाध्य। अब 17 असाध्य करने के लिए अपने को चलना पड़ेगा नीचे के टेबल में। अगर अपन शाला के तंत्र सीधा सुश्रुत संहिता से, इसमें क्या होता है, नोट्स में शुरू शुरू में तुम्हें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता है, लेकिन फिर बाद में जब फ्रेम ब्लूप्रिंट दिमाग में जाने लगता है ना, वैसे वैसे लगने लगता है हाँ अब ठीक है, बात समझ आ रही। नोट्स की ये खासियत होती है, इसलिए नोट्स से संहिता नहीं पढ़ाते चरक और सुश्रुत। लेकिन यहां मजबूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है शालक्य वाला, तो उस कॉम्प्लेक्स को इजी करने के लिए नोट्स है। और जब किताब से, अब मैं किताब से पढ़ाऊंगा ना, तो तुम लगा हाँ सब ठीक है, ये तो वो है, ये तो है। लेकिन अगर सीधा किताब से पढ़ा था ना, तो हवा ही नहीं लगती क्या बोल रहा, कहां से बोल रहा है। अब क्योंकि नोट्स में एक ही पेज में सारा एक साथ आ रहा है। अब सुनो बात को, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे 7 है, मैं 7 में पढ़ा चुका। तिमिर को काच भी कहते हैं, ठीक है। वातिक काच, परिअमलाई और नील काच, ये तिमिर के भेद है। कफज काच, रक्तज काच। फिर आगे चलो, ये टेबल ऊपर तक है यहाँ। सनिपातज काच, 6 तो काच या तिमिर हो गए, 7वां कौन है, पक्षम को। तो कुल याप पे कितने हैं, 7। ये तुम्हें याद है, 7 याप पे याद हो चुके तुम्हें। टोटल साध्य कितने, 52। 52 में 40 तो क्या है, शस्त्रकृत, और 12 है शस्त्रकृत। शस्त्रकृत में कौन कौन है, छेदन भेदन लेखन वेदन। छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेदन। और कुछ याद रहे नहीं रहे। भेदन वाले 5 है, काबुल वाले। ठीक। और वेदन वाले अगर तुम्हें याद रहे हो तो 15 थे, जिसमें 14 सरोगत थे और एक पूरे पुयालस था। अब जो वर्तनगत है वो 9 लेखन में आते हैं, तो बच गए वो अपने आप ही क्या हो गए, 11 छेदन शब्द। ऐसे बार बार पढ़ोगे ना अपने आप, अच्छा ये सब हो गया, ये बचा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर, मैंने आपसे कहा था वातिक जो होते हैं वो 5, टोटल 10 है, 5 साध्य। अब एक पिक्चर बताता हूं तुमको, याप्य तो बीच वाला याद नहीं करना है, क्योंकि याप्य हर एक दोष में, हर एक दोष में जो याप्य है वो एक एक है, खाली पैतिक और सनिपातज में 2 है। देखो अगर आपसे पूछे वातिक याप्य 1, पैतिक याप्य 2 है, परियमलाई और नीलकांच। कफज याप्य 1, रक्तज याप्य 1। मैं सनिपातज भी यही लिख रहा हूं। सनिपातज 2 इसलिए हो जाता है, एक तो काच और एक जो पक्षम कोप है वो भी क्या है, सनिपातज। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 याप्य। हर एक दोष में एक ही याप्य, लेकिन पैतिक और सनिपातज में 2 2 है। सनिपातज का दूसरा पक्षम कोप है, और पैतिक में पैतिक कांच 2 होते हैं, ठीक। अब असाध्य और साध्य की बात करते हैं, क्योंकि अभी साध्य अपन 52 है, उनके बारे में चिकित्सा अनुसार पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी नेत्र रोग का नाम दे दे और वो पूछे कि ये साध्य है कि असाध्य है कि याप्य है, तो तुम इतना सारा साध्य का याद करोगे भाई, 52। जब तुम्हें 7 याप्य याद है तो एक सिंपल सा काम करो ना, असाध्य याद कर लो। जो याप्य में नहीं है, जो असाध्य में नहीं है, वो पक्का 52 साध्य में होगा, क्योंकि 7 याप्य और 17 असाध्य तुम्हें याद है। और 17 असाध्य याद करने और भी आसान है। कैसे, इधर वातज 10, फॉर्मूला 5 + 1 + 4, इसका मतलब वातिक असाध्य 4 है। कौन कौन से, हतादिमंत,
निमेश, गंभीरिका, वात, हतवर्तम। ध्यान देना, 4 में 2 के ऊपर तो हत ही लिखा हुआ है, हत मतलब मारना। हतादिमंत, निमेश, गंभीरिका और वात, हतवर्तम। 2 की और सुन लो। निमेश जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है, 3 अक्षर का नाम है, तीसरी क्रेनियल नर्व। गंभीर का आगे बात करेंगे, लेकिन नाम से पता चल रहा मामला गंभीर है, तो असाध्य है। अब 4 वातिक असाध्य हो गए, 2 हत वाले, एक निमेश और एक गंभीरिका। वात, हतवर्तम, हतादिमंत, निमेश, गंभीरिका, ये 4 क्या है? वातिक असाध्य। बात समझ आ रही है? बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, काज इक्वल टू तिमिर। अरे बोलो, तुम जैसा बोलोगे वैसा पढ़ेंगे। बोलो। वातिज टोटल 10, या पे एक तिमिर या काच याद है। साध्य बात बच्चे होंगे ही होंगे, खाली 4 असाध्य याद करने, जिसमें 2 तो हत है, हतादिमंत और वात, हतवर्त। ठीक। एक निमेश है, क्रेनियल नर्व थर्ड की पैरालिसिस है। एक है गंभीर का, उसका नाम ही गंभीर है। तो वातिक 4 जो है वो तो बहुत इजीली याद हो गए ना। चलो अब पैतिक में चलते हैं, और यहां से एक नई पिक्चर स्टार्ट हो रही है जो तुम्हें बहुत आसान बना देगी तुम्हारे असाध्य। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये जो संधिगत 9 रोग लिखे हुए हैं, उनमें 4 क्या है? स्राव है। रोग का नाम है 4 प्रकार के नेत्र स्राव। अब यार नेत्र में से वायु का स्राव तो हो नहीं सकता, इसलिए वातिक स्राव नाम का कोई स्राव नहीं होता। फिर स्राव क्या होते हैं? पित्त स्राव, कफ स्राव और रक्त स्राव, और आगे जो है वो सन्निपातज है, जिसको अपन बोलेंगे पुय स्राव। जैसे सन्निपातज में आपको मिल जाएगा ये असाध्य। तो वातज स्राव, पित्त स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, सॉरी वातज नहीं, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज वाला है वो एक्चुअली क्या है? पुय स्राव। क्लियर? मजेदार बात सुनो, चारों स्राव असाध्य। चारों स्राव असाध्य मतलब वातिक स्राव तो होता नहीं था। 2 हत थे, हतादिमंत और वात, हतवर्तम। एक निमेश था, तीसरी क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस, एक गंभीरी का गंभीर थी। 4 वातिका साध्य हो गए। पैतिक स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव और पुय स्राव बताया। तो असाध्य 17 में से 4 तो स्राव ही है, और हर दोष का एक है, वाति को छोड़ के सन्निपातज का पुय स्राव। और कफ जैसे रोगों में तो सीन ही अलग है। 11 साध्य, एक याप पे कौन है? कफज, कहां तिमिर, और एक असाध्य कौन होगा? कफज स्राव। वैसे पैतिक में असाध्य 2 है, और पैतिक का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पित्तज 10 है, फॉर्मूला क्या है? 6 + 2 + 2, 2 यापे, परियम लाइट, कांच, नील कांच। 2 ये साध्य, 2 में से एक तो पक्का पैतिक स्राव है। एक है हस्सु जाड्य, याद करना। पैतिक स्राव, हस्स जाड्य, ये 2 पैतिक साध्य है। वातिक 4 याद हो गए। हतादिमंत, वात, हतवर्तन, निमेश और गंभीरिका, ये 4 वातिक असाध्य है। पैतिक, कफज, रक्तज, सन्निपातज में एक एक तो स्राव है, लेकिन पैतिक स्राव 2 है। एक हस्सोजाड्य और एक मतलब पैतिक असाध्य 2 है, एक पैतिक स्राव और एक हस्सोजाड्य। कफज असाध्य एक है तो स्राव ही होगा कफज स्राव। रक्तज असाध्य 4 है, टोटल 16 है। और 16 का डिवाइडेशन क्या है? 11 + 1 + 4, 11 + 1 तो कफज भी है फॉर्मूले में। 11 साध्य, एक यहाँ पे 11 साध्य रक्तज, एक यहाँ पे रक्त। जो बढ़ गए हैं ये टोटल कितने होते हैं? 13, ये होते हैं 16। तो जो बड़े हैं ना रक्तज, मोसर असाध्य में बड़े हैं। अब इन 4 में से भी एक तो रक्तज स्राव होगा। अब एक श्लोक है, सुनना ध्यान से। रक्त स्रावो अजका जातम, शोणितार्शो वर्णान्वितम शूकम न साध्यम। पिक्चर सुनना बहुत ध्यान से, अभी कभी याद हो जाएगा। 4 रक्तज असाध्य याद कर रहे हैं। तो एक तो आप सबको बताया क्या होगा? एक तो हो गया रक्तज स्राव, चलो, प्लस अब ध्यान देना,
एक लिख रहा है अज का जात, ये समझाऊंगा मैं। एक लिख रहा है शोणिताश, और एक लिख रहा है सवर्ण शूक। कहीं शूक लिखता, कहीं शुक्र लिखता। सुनो ध्यान से, आयुर्वेद में जो कोर्निया वाला एरिया है ना, उसमें अगर छेद हो जाए आर पार, कोर्निया, तो उसको सवर्ण शूक कहते हैं। शूक का मतलब है कि कोर्निया काला है और वहां व्हाइट कलर का छेद दिख रहा है। या अगर वो टिश्यू नेक्रोज हो जाए और उसकी ऑपोसिटी चेंज हो जाए, तो व्हाइटिश डॉट दिखने लगता है कोर्नियल पार्ट में, उसको बोलते हैं अव्रण शूक। मतलब अगर परफोरेट हो गया है टिश्यू किसी चोट की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह, तब तो सवर्ण शूक है। और परफोरेट नहीं हुआ है, खाली उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई है पर वो काम का नहीं रहा है, तो वो अव्रण शूक है, विकृत अवस्था। इसको शूक कहते हैं, दृष्टिगत रोगों में पढ़ेंगे। सॉरी, उसमें प्रश्नगत में। तो सेवन शू का मतलब है छेद ही हो गया आर पार कोर्निया में, तो ये कोर्नियल अल्सरेशन है या परफोरेशन है। ये समझ में आ गया। शोणिताश, ये आईलिड का कैंसर है, आईलिड कार्सिनोमा। रक्तस्राव तुम्हें पता है, बच गया आज का जात। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से आई बॉल के जो सीलरी मसल्स है, वो अंदर का ऑकुलर प्रेशर बढ़ गया, तो उनमें प्रेशर पड़ा तो आई बॉल फट जाती है और उसमें सीलरी मसल्स बाहर आ जाती है। तो बाहर आती है तो कैसे दिखती है? बकरी की मिंगड़ी जैसी, बकरी के मल जैसी। अज का मतलब बकरी, जात मतलब उसका मल। तो वो पल्टूजन ऐसा, क्योंकि वो प्रेशर्ड होता है और एक जगह से ऐसे खींच के निकलता है बाहर, तो राउंड शेप होता रहता है, बाकी जुड़ा हुआ अंदर रहता है, सीलरी मसल्स ये। तो ये अज का जात जैसा बाहर दिखता है, बकरी की मिंगनी जैसा। कहा? अंदर जो ये अपना एंटीरियर पार्ट आई बोल वाला, इसके पास में, आईलिड के पास। रक्त असाध्य कितने? चार। एक रक्तस्राव, एक अजगाजात, एक आईलिड कैंसर शोणिताश, और चौथा सेवनशूक मतलब कॉर्नियल परफोरेशन। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। ना अजा के शुक्र जैसा नहीं, अजा के मल जैसा। ध्यान से सुनो भाई। वातिक असाध्य 4, पैतिक असाध्य 2, कफज असाध्य 1, रक्तज असाध्य 4। सन्निपात की बात ही नहीं करी। 4 वाती हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये पैतिक। 7 कफज, 8 9 10 11, ये क्या हो गए? रक्तज वाले। सुनते रहना ध्यान से। अब कितने टोटल असाध्य? 17। कितने कम पड़ रहे हैं? 6। इन 6 में से 4 तो हो गए आपके सन्निपात असाध्य, और 2 जो बाह्य रोग है वो भी असाध्य। बात समझ में आ रही है? इधर देखो। कुल नेत्र रोग कितने? 76। साध्य 52, याप्य 7, असाध्य, साथ साथ याद करना, असाध्य 17। इनके फर्दर डिवाइडेशन हो गए। शस्त्र साध्य 40, अशस्त्र वाले 12, याप्य, इसमें तो कोई पिक्चर ही नहीं है। 6 कांच प्लस 1 पक्षम कोप, ये भी निपट गए। इधर आओ, देखिए इधर बहुत स्कोप है। टोटल कितने हैं? 17। बस अब खेल खत्म। वातज 4, पित्तज 2, कफज 1, रक्तज 4, सनिपातज 4, और बाह्य 2। अब तुम बोलो, मैं नाम लिख रहा हूं। वातज 4 के नाम बताओ जल्दी जल्दी। 2 तो हथ थे ना, तो वातज वर्तम, और एक और था यार, हतादिमंत। फिर एक कुछ गंभीर था, गंभीरिता, और एक निमेश था। ये वातिक 4। पैतिक बुलाओ भाई 2।
पैतृक दो के नाम बताना भूल गया मैं। अच्छा, यहां से श्राव शुरू हो जाते हैं ना, तो एक काम करते हैं ना, इस पिक्चर के अंदर एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं कि एक एक श्राव जो है उनको पहले लिख देते हैं। जैसे पैतृक श्राव एक तो ये होगा, दो है, दूसरा तुम पूरा कर देना। ये तो मैं ही कर देता हूं, एक ही एक का फर्स्ट श्राव, बात खत्म हो गई। ये चार है, इसमें से एक मैं लिख रहा हूं रक्तस्राव, बाकी के तुम पूरे करना। +3 क्या है? सन्निपातिज में एक पुय श्राव है जो सन्निपातिक श्राव है, +3 आगे। और ये जो बाई है इनके तो नाम यूं के यूं लिखने हैं, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। इनके तो सिर्फ रोग के नाम याद होना काफी है, बाकी ज्यादा पिक्चर है नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं वापस पूछ रहा हूं, किताब की तरफ मत देखना, और इसको बंद कर देता हूं, सालों नकल करोगे तो। ये बोर्ड हटा देता हूं, ये लो। अब तुम मुझे बताओगे, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूं, तुम क्या बताते हो। शुरू करते हैं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताना। देखिए, वातिक, तुम पहले शुरू से पूछ लेते हैं। कुल नेत्र रोग कितने? 76। वात पित्त दोनों कितने कितने? शॉर्ट पूछता हूं ताकि जल्दी जल्दी आंसर कर सकूं। वात और पित्त, वातज नेत्र कितने, पित्तज नेत्र कितने? बिना देखे आंसर करना। ये क्वेश्चन है एग्जाम के, उड़ के थोड़े आएंगे। वातज कितने, पित्तज कितने? 10-10। क्लियर? कफज कितने? कफज 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 13। ठीक है। रक्तज कितने? रक्तज रक्तज कितने? रक्तज 16। ठीक है। सर्वगत कितने? सर्वगत मेरे को फंस गए ना सब मेरे जाल में, यही तो समझा रहा था। सालों सर्वगत कह रहा हूं, सन्निपातज या सर्वज थोड़ी कह रहा हूं। ज आएगा ना, वही दोष वाला है, सर्वज या सन्निपातज। सर्वगत या सर्वाश्रय तो 17 है, वो तो अधिष्ठान के अनुसार है। सन्निपातज कितने? 25। या सर्वज पूछे तो कितने? 25। समझ गए? और बाह्य कितने? 2। चलो, ये डिवाइडेशन हो गया। अब आप ऐसे इमेजिन करो, वात लिखा हुआ, उसके सामने साध्य या पे असाध्य लिखे हुए। ठीक, डिजिट बताओ। वातिक नेत्र रोगों की साध्यता असाध्यता के अनुसार क्या डिजिट होगी? टोटल 10 है, तुमने बता दिए। डिजिट क्या होगी? साध्य कितने, या पे कितने, असाध्य कितने? खाली डिजिट लिख दो, क्रम से समझ जाएंगे अपन। 514। ठीक, ओके। पैतृक की डिजिट लिखो, पैतृक की 514 हो गई ना माता की, पैतृक की डिजिट। टोटल कितने? 10। बहुत इजी, 6+2+2। क्लियर है? चलो, कफज की डिजिट लिखो। कफज कितने थे टोटल? 13। डिवाइडेशन लिखो इसका डिजिट में, 11+1+1। 11 साध्य, एक यहाँ पे, एक असाध्य। चलो, रक्तज की लिखो। रक्तज की टोटल कितना? 16। 11+1+4। समझ गए? समझ गए हो तो अब आ जाते हैं इधर वापस, और सुनो बात को ध्यान से। तो पता अपने कितना लिख डाला, क्या क्या लिख डाला। अब ये चार्ट देख के ऐसा नहीं लग रहा ना कि पता नहीं ये क्या है। ये जो चार्ट तुम्हारे सामने है, इसको अब देख के ऐसा नहीं लग रहा ना कि यार ये पता नहीं क्या है। अब तो ऐसा लग रहा है क्या बना रखा है, कितना सुंदर है। बात समझ आ रही है? अब ये चार्ट देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, क्या पटल है, क्या संधि है, क्या याप है, क्या छेद है, क्या भेद है। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा ऐसा, तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो जो 2 पेज है ना, वो कमाल है। ऐसा लगेगा पूरी नेत्र रोग जो है 76 से 76, वो यही पूरे हो जाए। अभी तक जो पराया था, अब वो अपना हो चुका है। ससुराल प्रियर जैसा लग रहा है।
इसका मतलब हमने घर संभाल लिया। लड़कियों, जब ससुराल खुद का घर, कब मम्मी को लगता है अपना घर अपना, मम्मी के लिए वो ससुराल है जो अपना घर है। तो मम्मी को अपना घर लगने लगा कब? जब मम्मी उसमें इन्वॉल्व हुई, सारी बातें समझ में आ गई, तब अपनापन आया। पहले ये क्या था? ससुराल था। अब ये अपना अपना सा लग रहा है। तो अपना अपना इसलिए लग रहा है कि हमने सारी गणित समझ ली इस घर की। जो विदयराज निम्मी जी का घर है, जिसे आचार्य सुश्रुत डिटेल में बताते हैं। अब अगर अपन शुरू से बात करें तो कोई पिक्चर कहीं खराब नहीं होगी। अब तो तुम्हें सब पता है। सबसे पहले इसी के साथ में खत्म करेंगे। सबसे पहले सुश्रुत योग रत्नाकर, नेत्र 76, भाव प्रकाश माधव 78, वागवट शारंगधर 94, चरक 4 या 96। ये पहली लाइन पड़ी थी। दोष अनुसार जैसा तुमने बताया, वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्त 16, सर्वज ज, सन्निपात ज या कितने 25। अब नीचे मैंने और डाला, मुझे पता था सालो तुम गलती करो। अब ये देखो, इतना पता है कि इतना पढ़ाने के बाद में यहां गलती करेंगे। मैं तो सर्वाश्रय भी नहीं बोला, तब तो फिर भी सोच सकते हैं कि बेचारे कंफ्यूज। सर्वगत बोला है। गत मतलब जगह, अंतर्गत, उसके नीचे या उसके अंडर में। तो सर्वगत 17 होते, नीचे लिखा है ना। इसका मतलब पता था कि ये कहां पर गलती करेंगे। तो सर्वगत 17 बाह्य। तो क्लियर। अधिष्ठान अनुसार संधि में 9, वर्तम में 21, शुक्ल 11, कृष्ण 4, दृष्टि में 12। और उसका भी डिवाइडेशन ये बाद में ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया, यहां पे लिख दिया, क्योंकि उस चैप्टर की पहली लाइन यही है कि इन 12 में से 6 यहाँ पे 3 साध्य और 3 असाध्य। अब एक और चीज बता देता हूं, टोटल 7 ही तो यहाँ पे हैं। तो ये 6 यहाँ पे क्या होंगे? ये 6 यहाँ पे कौन से होंगे? ये 6 यहाँ पे कौन से होंगे? 6 प्रकार के तिमिर। मतलब 12 दृष्टिगत रोगों में 6 तो तिमिर कह दो, कांच कह दो, लिंगनाश कह दो, वो है। 3 साध्य है और 3 असाध्य है, वो अपन जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। चलिए, सर्वगत या सर्वाश्रय कितने? 17 और बाह्य 2। अब आते हैं साध्यता साध्यता। टोटल साध्य 52, 2 डिवाइडेशन 40 प्लस 12। 40 कहाँ है? 40 ये रहेगा। 40 जो है उनका डिवाइडेशन ये रहा। बस 11 छेद 9 लेखे, 5 भेदन काबुल वाले और 15 वेद। उसके बाद 7 तो आ गए, यहाँ पे आ गए जो वहां भी लिख रखे थे। तो मैं तो टोटल लिखे ना या 76 कि भाई 7 यहाँ पे कौन से पक्ष को। एक्चुअली ये जो टुकड़ा है ना अस्त्रकृत वाला, ये यहां आना चाहिए था। तो मैं कल डाल दूंगा नए, अगर तुमने प्रिंट नहीं निकलवाया तो मत निकलवाना। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बीच में एक लाइन डाल देंगे और इनके साइड में लिख देंगे 7, फिर लिख देंगे 40 प्लस 12, इधर लिख देंगे। ये मैं हर बार बोलता हूँ पर अगले दिन याद नहीं आता है, और ये शुरू से ऐसे चल रहा है। कई बच्चे जिसमें ऐसे होंगे जिन्होंने पहले शुरुआत में कोचिंग ली होगी, अगर बाद में भी गैप दे के पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता ही शुरू से ऐसे चल रहा है। अब अगर तुम कल याद दिला दो कि वो चेंज करना था तो ये ठीक हो जाए। बाकी अपन कोई ओसीडी के पेशेंट तो है नहीं कि अरे वो ठीक नहीं हुआ तो बेचैनी हो जाएगी। है तो ठीक ही, बस जगह परिवर्तित करनी। अब भाई ये पिक्चर क्लियर हो गई। ये फॉर्मूले तुम बता चुके, वातज पित्तज कफज मैंने थोड़ी बताया, तुमने बताया। अब सुनो ध्यान से। असाध्य टोटल 17, वातज 4, पित्तज 2, कफज 1, रक्त 4। यहां तक तुम्हें याद है? यहां तक तो याद है ना? अभी तक क्या याद नहीं है? एक तो ये सन्निपात 4, और एक है वो मैंने, 2 है वो मैंने तुम बता दी। 2 भाई है, वो दोनों ही असाध्य है। सनिमित और अनिमित। अब सन्निपात 4 असाध्य क्या है? तो पहले तो सन्निपात का फॉर्मूला 19 प्लस 2 प्लस 4। तो ये जो 4 सन्निपात 4 सवाल है तो अजब। सन्निपातज 4 असर, तुम्हारा भरोसा नहीं, क्या पढ़ लो इसको, S4 भी पढ़ सकते हो। क्या है? एक तो बता चुका मैं, सन्निपात श्राव या पुय श्राव।
क्लियर है? जैसे शरीर की चिकित्सा करते हो और आदमी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए कि अब तो मरना तय है, तो उसको असाध्य कहते हैं। वैसे ही अगर तुम नेत्र की चिकित्सा कर रहे हो और नेत्र काम करना बंद कर दे तो वो असाध्य कहलाएगा। जैसे लिखा है नकुलांध, अंध शब्द आ गया ना, नकुलांध अंधा हो गया। एक है अक्षिपाकत, नेत्र पूरा पक गया, सेप्टिक हो गया, पस बन गई पूरी आई बोल की। और एक है अलजी, जो बार बार तुम्हें आके छेड़ती रहती है। नेत्र रोगों में भी अलजी है। श्लोक है पुये स्रावो नकुलांद्यो अक्षिपाकात्यो अलजी। तुम्हें अगर ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छा है, वैसे नहीं याद रहे तो देखो भाई, एक में तो पस के स्राव हो रहे हैं, पुय स्राव या सनिपात स्राव, ये याद रहता है। एक में अंधा हो गया, एक में पूरी आंख पक गई, और सबसे लास्ट में कौन है? अलजी। अरे ये तो वैसे याद हो जाएगा कि रिपीटेडली बहुत बार डिस्कस होगा, एग्जाम के पुराने पेपर में बार बार आता अलजी के नेत्रों की साध्यता। साध्यता लिखो 2026 के नोट्स में चेंज है ना। हाँ, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ सारा, हिस्ट्री वाले में पता है कि नहीं है? तो फिर अपन पुरानी कॉपी से पढ़ रहे होंगे। अब सुनो, पुयस्राव, नकुलांदे, अक्षिपाका, ये चारों क्या है? सनिपाती। अब बस एक बार लास्ट मेरे को तुम ये बता दो असाध्य के नाम, और फिर उसके बाद में क्लास बंद कर देंगे। और कल पूरा पूछूंगा, लेकिन पहले अब है ना, अब बताना तुम्हारी जिम्मेदारी। और नेत्र रोगों का और इनका क्या सिस्टम बताएं। अगर इनका क्लासिफिकेशन आज तुमने 5-6 बार पढ़ लिया, बार बार देख लिया और बिना देखे लिख लिया, गारंटी कभी नहीं भूलोगे, हमेशा यूं रहेंगे। आज छोड़ दिया तो ये तुम्हें छोड़ दे, ससुराल फिर पियर बन जाएगा। देखो नए कलर से लिखते हैं। वातिक पहले लिखता हूं 17 असाध्य, और 17 की पिक्चर खत्म करते हैं ना यार, जिसमें से 2 तो बाह्य प्लस 15 की बात करते हैं। वातज 4, पैतिक 2, कफज 1, रक्तज 4, सन्निपातज 4। इनमें भी एक और बात, अब नाम लिखेंगे इनके, तो इसका पैतिक स्राव मैंने लिख दिया, अगला तुम बता देना अभी जब मैं पूछू तब। इसमें कुछ है ही नहीं, ओनली कफ स्राव है। याद कैसे करोगे वो बता रहा हूं। इसमें एक तो रक्त स्राव है, बाकी 3 तुम बताओगे। इसमें एक पुय स्राव है, सन्निपात स्राव कह दो उसको, बाकी 3 तुम बताओगे। ठीक है, इसमें वातिक असाध्य के 4 नाम बता दो फटाफट। वातिक असाध्य के 4, हल्का फुल्का भी लिख दोगे समझ आ, 2 ऐसे लिख दो, 2 हथ ऐसे तो भी समझ आ जाएगा। जल्दी बताओ वातिक असाध्य के नाम बताओ। 2 हथ, निमेश, गंभीर का। ओके, काम बन गया। 2 हथ मतलब हतादिमंत, जब तक 35 का लिख देना, हतादिमंत, वात हतवर्तम, निमेश और गंभीरिका। ले बाबू हो गया तेरा काम। 35 स्राव में क्या लिखा? वेरी गुड, सबने क्या लिख दिया? 35 स्राव, 35 का साधे 2, 35 स्राव प्लस हस्व जाड्य। ठीक है, कफ स्राव एक ही है। रक्त स्राव एक तो ये हो गया, रक्त जसाध्य 4 में से 3 और है, जिसमें से एक तो आईलिड कैंसर था, एक प्रोलेप्स था सीलियरी मसल्स का, और एक कॉर्नियल परफोरेशन था। अब इनके शास्त्र के नाम तुम बता दो, क्या था? अजका जात, शोणितार्स और सैवंशुक। यस, अजका जात, शोणितार्स और सैव्रण शुक। ये ले बाबू हो गया काम। अब बता दे सन्निपातज के 3। अजगजात, सौनिता, सैवंशुक हो गया। ठीक है, सन्निपातज के 3 बता दे। एक तो मैंने लिख दिया पुयस्राव, है ना। एक अंधा हो गया था, याद हो तो अंधा हुआ वो है नकुलांधे। एक में पूरी आंख ही पक गई थी, वो क्या था? अक्षिपाकात्य। एक जो तुम्हें हमेशा परेशान करती हर जगह, वो कौन है? अलजी।
हो गया याद? बोलो। अरे तो जैसे वो है ना, शादी होने के बाद में ससुराल पक्ष के देवता है, उनके अलग अलग मंदिरों में जाके धूप लगाते हैं। तो शुरू शुरू में जब पहली बार जाती है ना दुल्हन, तो सोचती है ये कौन से भगवान है इनके, कैसी जगह है। तो जैसे आज ही क्लास शुरू हुई तो बड़ी बेचैनी सी होने लगी। और वो बेचैनी दुल्हन वाली बेचैनी थी। लेकिन वही दुल्हन जब आगे दूसरी नई दुल्हन आती तो उनको बताती कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, यहाँ अच्छे से धूप लगा। तो तुम्हें पहले वो नई नवेली दुल्हन जैसा लग रहा था, अब तो ये तुम्हारा ये सब कुछ है। अब तो अपना अपना सा लग रहा है सारा। दोषा अनुसार वात पित्त कफ से निपात रक्त, अधिष्ठान अनुसार संधि वर्तम शुक्ल कृष्ण दृष्टि सर्वगत बाह्य, साध्यता असाध्यता साध्य पावन याप्य 7 असाध्य 17, साध्य के वापस डिवीजन 40+12, फिर याप्य 7 6 तिमिर 1 पक्षम को, असाध्य 17 जिसमें 2 बाह्य 15 जो अपने याद कर लिए, वातिक 4 पैतिक 2 कफ 1 रक्त 4 से निपात 4। अब जो तुम्हें नहीं आता या जिसका तुम्हें नाम नहीं पता वो सब साध्य है। तो एक बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अगर तुम्हें याप्य असाध्य याद, कोई भी नींद में जगा के, और अगर तुम नहीं जागो तो ऐसे लपड़ मार के उठाए ना और बोले कि ये साध्य है कि याप्य है का साध्य है, तो तुम्हें लगे याप्य 7 थे 6 तो तिमिर थे 1 पक्ष को, ये तो ये नहीं पूछना। असाध्यवाद के 4 थे 2 अतादिमंत 1 निमेश 1 अमेरिका पैतिक में हसोजाड्य पैतिक साहब, कवच में कवचस्राव, रक्तज में रक्तस्राव था, शोणिताश था, और रक्तज में और क्या था भाई, 2 भूल गए, रक्तस्राव, शोणिताश, सेवन शोक और अजगजा, नहीं ये भी नहीं पूछना। शनिपाद में पूयस्राव था, नकुलांत था, और क्या था, अक्षिपाकात्य था, और क्या था, अलजित था, ये भी नहीं पूछना। इसका मतलब साध्य। तो जो हमें याप्य असाध्य में याद नहीं आ रहा वो सब क्या है, नेत्र साध्य। बात समझ आ रही? अब ध्यान से सुनो एक चीज, हमारी जो यात्रा है वो आखिर में किस मुकाम तक पहुंचने के लिए डेटा इकट्ठा कर रही, पता है आपको? तो एक चीज बताता हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं 76 नेत्र रोगों की 76 टेबल बनेगी आपके दिमाग में, वो ऐसे होने चाहिए। रोग का नाम एग्जामिनर बताएगा, अधिष्ठान के अनुसार कल पढ़ेंगे, दोष प्रधानता पढ़ ली लेकिन डिटेल नहीं पढ़ी, अभी सिर्फ नंबर पढ़ेंगे, बात ही कितने। तो आज खाली नंबर पढ़े, डिटेल कब पढ़ेंगे? कल। निदान लक्षण बुक से पढ़ेंगे, साध्यता साध्य पढ़ ली, 100% पढ़ ली, कोई सा भी नेत्र रोग दे दो आज, अभी इस क्लास के बाद में आप बता सकते हो कि ये साध्य का साध्य है। शल्य कर्म पढ़ लिया, शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत, हाँ अभी उनके नाम याद नहीं किए इसलिए उनकी डिटेल आगे परसों और जब चिकित्सा पढ़ेंगे तब, चिकित्सा कर्म और योग वो भी वहां पढ़ेंगे जब विशेष में कोई स्पेशल योग या कोई वाक बढ़ने किसी ने कुछ बताया तो, चाहे यूजी की हो चाहे पीजी का, तुमको तो बना के दे रखा सारा मैंने। अगर यूजी का कोई बच्चा है और 5 नंबर का क्वेश्चन आया है कि लगन रोग है या अलजी, ऐसे चार्ट बना के लिख देगा ना, नीचे तूने गाने में लिखे तो भी नहीं पढ़ना उसको, वो सिर्फ ये देखेगा 10 नंबर का आएगा तो भी ऐसे। ये एक यूनिक फॉर्मेट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरजीसी परफेक्ट फॉर्मेट फॉर शालाक्य, स्पेशली फॉर नेत्र रोग। तो इस फॉर्मेट में ही आंसर करने हैं सही नंबर के, और इस फॉर्मेट को भरने के लिए अपन चल रहे हैं, जैसे दोष प्रधानता साध्य असाध्यता, ये आज अपन ने मुख्य रूप से पढ़ी, रोग का नाम तो निश्चित रूप से, नेत्र रोगों का वर्गीकरण पढ़ा, नंबर्स पढ़े, सामान्य संप्राप्ति पढ़ी, सामान्य लक्षण पढ़े, सामान्य चिकित्सा पढ़ी, नेत्र की एनाटमी पढ़ी, 5 मंडल पढ़े, 6 पटल पढ़े, 6 संधियां पढ़ी, 4 पटल आई बॉल में, 2 बाहर की तरफ, पटल क्या होते हैं, संधि क्या होती है, उनके एक टुकड़े। फिर बाहुल्य पढ़ा कि भाई नेत्र का कुल का 1/3 कौन है, कृष्ण मंडल। फिर कृष्ण मंडल का 1/7 और 1/9 कौन है, दृष्टि मंडल। दृष्टि मंडल का 1/5 कौन है, चारों पटलों का बाहुल्य पढ़ा। अब नहीं नहीं दुल्हन डरावनी नहीं होगी, दुल्हन अब काहे डरावनी होगी, अब तो हो गया खेल खत्म।
अगर तुम ये यहां तक मेरे साथ चल रही है ना, तुम नेत्र रोग किसी को पछाड़ सकते हो। साल लगेगा प्रोफेसर आ जाए ना तुम्हारे सामने, वो एक बार सोच सकता है या सोच के आंसर कर सकता है कि ये क्या हो। अगर वो रटने वाला आदमी नहीं हो, जिसने श्लोक रट रखा, उसका तो क्या ही कहना। लेकिन अगर लॉजिकली सोच के आंसर देगा, तुम उससे जल्दी आंसर दे दोगे। ठीक है, हिस्ट्री वाले मॉड्यूल में पेज, इतना कष्ट तो खुद भी कर लिया करो, आगे टेबल लगी है बाबू। हिस्ट्री वाले मॉड्यूल में सबसे बड़ा पोर्शन यही है। सर हलवा बना लाए, हाँ कहाँ रखा, ये देख बेटा इस मॉड्यूल में रखा है। सर इस मॉड्यूल में हलवा किस जगह है? सर ये बेस्ट नोट्स है सबसे। ऑपरेशन सक्सेसफुल। चलो बाकी कहानी कल, कल मिलते हैं। ठीक है, सबके लिए 3 दिन फ्री है भाई। क्लास बोल देना, कोई क्लास वाला पढ़ना चाहे तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐप पे जाना है, स्टोर सेक्शन में डेमो कोर्स नाम का एक बैच है, 7 दिन तक सारी क्लासेस फ्री उसमें। उसको जाके परचेज करना है, परचेज सिर्फ करना है, रुपए पे नहीं लगेंगे उसमें, ऐसा लिखा फ्री परचेज ऐसा लिखा, फिर रिकॉर्डेड भी मिलेगा उसको, उसमें सारा कुछ है। और 3 दिन की लाइव क्लास में फ्री मिल जाएगी। ठीक है सर, चिकित्सा का रिवीजन कब होगा? जब मन होगा पक्का करवा देंगे। नहीं करवाऊंगा, सच में चिकित्सा का रिवीजन करवाऊंगा, पर गूगल मीट से ही करवाऊंगा। कि नहीं तो तुम साले क्या है दोस्त। रिवीजन करवा देंगे, चिकित्सा का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है चलो जाओ, आज के लिए इतना काफी। कल पढ़ के आना, नहीं तो मत आना। और इसको 2-3 बार पढ़ना, लिख के याद करना, है ना, क्योंकि ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये तो डेटा है, याद करने का बेस है। जैसे किताब पढ़ने के लिए पहले खैस कबूतर खैस खरगोश जैसे याद करना पड़ता है, ABCD, ये तो पढ़ना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है। अब इनकी डिटेल पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, वो लॉजिकल है, उनके अंदर मॉडर्न है, आयुर्वेद है, उसको फिर तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन जो याद करने वाला है वो तो याद करवाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैंने तुमको पागल वागल बना के जैसे भी करवा दिया याद। अब तुम्हें अगर ये अच्छा लगने लग गया है ना, तो मेरा काम हो गया। ठीक है चलो, आज के लिए बहुत 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 हुआ। कल पक्का पढ़ के आना, ठीक है। जाओ 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 जाओ, टाटा टाटा टाटा।